नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं दल बदल विधेयक के बारे में और इससे संबंधित जो महाराष्ट्र विधानसभा है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है जो विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। फटकार क्यों लगाई है, उसके पीछे कारण क्या है, इन सभी बातों को समझेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। ज़रूरी सूचना कुछ इस प्रकार है कि बीपीएससी के लिए हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन शुरू किया जा रहा है। ये फाउंडेशन कोर्स अर्थात प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। 15 अक्टूबर यानी कि कल से ये शुरू हो रहा है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 50% डिस्काउंट के साथ आप लोगों को ये कोर्स दिया जा रहा है। अगर आप एक बार में नहीं पे कर पा रहे हैं तो उसके लिए सुविधा है ईएमआई की, आप 3 बार में पेमेंट कर सकते हैं। कोर्स में क्या क्या बातें शामिल हैं, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी। इसके साथ साथ जो कोर्स की वैधता है वो शुरू होने से 1 वर्ष रहेगी। आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 2 कक्षा होगी। प्रत्येक खंड पर आधारित टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो विषय और खंड है उसका प्रिंटेड नोट्स भी, क्लास नोट्स आप लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है। यहाँ पर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप sanskrithiias.com पर भी जा सकते हैं, वहाँ से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये खबर कहाँ पर प्रकाशित हुई है। तो द हिंदू में ये प्रकाशित हुई है। किससे जुड़ता है, तो जीएस पेपर 2 से जोड़ता है, जैसे राज्य विधायिका, उसका कामकाज, उसकी भूमिका, संचालन, नियंत्रण, संतुलन और न्यायपालिका की भूमिका इत्यादि इत्यादि बातें इसमें आप देखेंगे जीएस पेपर 2 में इत्यादि। चलिए अब बात कर लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी फटकार लगाई है। ये हैं वहाँ के अध्यक्ष और इनको कहा है कि जो आदेश जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो विधायकों के मामले में अर्थात जो अयोग्यता सिद्ध करने या अयोग्य ठहराने से संबंधित जो मामला था, उस पर आप समय पर निर्णय लें। पहले भी आदेश दिया गया था लेकिन इन्होंने निर्णय नहीं लिया। तो कोर्ट ने ये कहा है कि क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव हो जाए तब जाकर के आप इनकी अयोग्यता पर निर्णय लेंगे। इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है। क्या कुछ मामला है, इसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को चेतावनी दी है कि भैया ये जो आदेश दिया गया है जिसे आप नहीं मान रहे हैं, दरअसल जो कोर्ट है उसकी अवमानना है, उसके आदेशों की अवहेलना है। खास करके अवहेलना की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि चुनाव से पूर्व अयोग्यता पर निर्णय लेने की ज़रूरत है, आप जल्दी से जल्दी निर्णय लें। अब क्या कुछ बातें हैं उनको समझ लेते हैं। हुआ ये था कि महाराष्ट्र विधानसभा, जहां पर विधानसभा की सीटें 288 हैं, उसके लिए वर्ष 2019 में चुनाव हुआ था। चुनाव में कई पार्टियां शामिल थीं, लेकिन जो चुनाव में बीजेपी को वोट मिला था, वो मतलब सीटें मिली थी, वो ज़्यादा थी, लेकिन बहुमत नहीं मिला। अन्य जो उसमें चुनाव में पार्टियां शामिल थी, जैसे शिवसेना, उसको 56 सीटें मिली थी। कांग्रेस की बात करें तो 44 सीटें मिली थी। एनसीपी को 53 सीटें मिली थी। लेकिन जब ये चुनाव लड़ा गया था तो ये बात हुई थी कि एकनाथ शिंदे उस समय ये जो पार्टी है, इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे, अर्थात उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बाकी जो लोग अर्थात जो गठबंधन बन रहा था, उन पार्टियों का विरोध था एकनाथ शिंदे के नाम को लेकर के। फिर यहाँ पर मामला आया कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जो उद्धव ठाकरे हैं उनके नाम को लेकर के सहमति बनी और वो सीएम बन गए। सीएम बनने के बाद जो एकनाथ शिंदे थे उन्होंने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दिया। बगावत करने के बाद जो बातें सामने आई लगातार दोनों तरफ से कि अयोग्य ठहराया जाए। अयोग्य ठहराया जाए कैसे, तो दल बदल कानून के तहत इनको जो दूसरे पार्टी से जा कर के मिलकर के सरकार बना रहे हैं उनको अयोग्य ठहराने को लेकर के दावे किए गए। अब सब कुछ हुआ, एकनाथ शिंदे फिलहाल मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया, जो उस समय जो स्पीकर थे, विधानसभा के स्पीकर, उन स्पीकर को बदल दिया। बदलने के बाद उन्होंने राहुल नार्वेकर को अपना एक, आप कह सकते हैं, स्पीकर उन्होंने नियुक्त कर दिया।
जब स्पीकर बने तो इन्होंने, अर्थात जिनकी फोटो अभी आप लोगों ने देखा, इन्होंने इस बात को लेकर के डिले करना शुरू कर दिया। उसी बात को लेकर के जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जल्दी से जल्दी इस विषय पर निर्णय ले, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया। अभी तक ये मामला पेंडिंग है। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि भैया आप इस पर निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं। दरअसल विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनको निर्णय लेने का अधिकार है। अब इससे संबंधित आगे की बातों को समझ लेते हैं, क्या क्या बातें हुई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा 56 विधायकों पर दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का मामला चल रहा है। अयोग्यता संबंधित 34 याचिकाएं लंबित हैं, अर्थात 34 याचिकाएं दायर की गई हैं। जो स्पीकर हैं नार्वेकर की सुनवाई और निर्णय का इंतजार लगातार हो रहा है, लेकिन वो निर्णय नहीं दे रहे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। इस बात को लेकर के 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठी और मई में ये पीठ बैठाई गई थी, संवैधानिक पीठ। अध्यक्ष को उचित समय में निर्णय लेने के लिए निर्देश दिया गया कि भैया आप इन विधायकों पर जो उनकी अयोग्यता के लिए याचिकाएं दाखिल की गई हैं, आप एक काम करिए, आपका अधिकार है, पहले आप उस पर निर्णय लीजिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी मैं निर्णय नहीं ले रहा हूं, अर्थात ये निर्णय डिले करते गए। अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेने की बात कही गई और ये कहा गया कि 10वीं अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानून है उसके तहत आप निर्णय लीजिए, लेकिन इन्होंने निर्णय नहीं लिया। अब मामला बदलता चला गया, मामला यहाँ पर गंभीर हो गया है और इसी बात को लेकर के जो मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। बात कर लेते हैं, हमारा जो मुख्य विषय है वो दल बदल विरोधी कानून है। वो क्या कहता है, इससे संबंधित क्या प्रावधान है, जो अधिकार है स्पीकर को अधिकार है, वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, किन परिस्थितियों में किसी को अयोग्य ठहराया जा सकता है अगर वो दल बदल करता है। तो यहाँ पर देखें, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह दल बदल कानून को अंतः स्थापित करता है, अर्थात संविधान में दल बदल कानून को शामिल किया गया। ठीक है, लागू करने की बात करें तो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर यह लागू होता है। दल बदल के संबंध में सदस्य की योग्यता का निर्धारण का अधिकार इसमें दिया गया है कि किस तरह से किसी व्यक्ति को अगर उस पर कानून ये लगाया जाता है या उस पर लागू होता है तो किन आधारों पर उस पर निर्णय लिया जा सकता है। तो यहाँ निर्धारण कैसे होगा और कौन करेगा, तो सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्हीं को ये अधिकार दिया गया कि वो इस विषय पर जो सदस्यों की योग्यता है उनकी योग्यता पर निर्णय ले सकते हैं। पीठासीन अधिकारी का निर्णय ये कहा गया कि उन्हीं का निर्णय अंतिम होगा अगर वो अयोग्यता से संबंधित, सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय लेते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें ये प्रावधान दिया गया कि अयोग्य नहीं माने जाएंगे यदि किसी दल के 1/3 सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है। दूसरी बात, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात करें तो इसके तहत क्या क्या बातें शामिल की गई। ये कहा गया कि जो 1/3 की सीमा यहाँ पर बताई गई है, दरअसल 1/3 नहीं, उस संख्या को बदल दिया गया, अर्थात 2/3 सदस्य यदि किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा और इस आधार पर जो दल बदल कानून है उस आधार पर उन्हें अयोग्य नहीं माना जाएगा और ना ही उनकी सदस्यता को समाप्त की जा सकती है। ये बातें यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब इसी से संबंधित सारी बातें यहाँ पर भी बताई गई है कि एंटी डिफेक्शन लॉ यह कब आया था, तो यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन 1985 में यहाँ पर जो 10th शेड्यूल है उसमें शामिल किया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किस में दिया गया है, आर्टिकल 102 के 2 में दिया गया है, साथ ही साथ 191(2) में भी दिया गया है और ये किससे संबंधित है, एमपी और एमएलए दोनों से संबंधित है। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, यही सारी बातें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार इसे समझ लेते हैं। जो दल बदल विरोधी कानून है, कानून के अपवाद कौन कौन से व्यक्ति होंगे, अर्थात किस स्थिति में और अपवाद के रूप में इसे देखा जाएगा। जैसे सदस्यता कब बना रहेगा, जैसे 2/3 सदस्य एक साथ दल बदलते हैं। सदन का अध्यक्ष बनने वाले जो सदस्य हैं वो सदस्य इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, अर्थात उन पर यह लागू नहीं होगा।
जो मनोनीत सदस्य हैं, अगर मनोनय के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल हों तो इन पर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो दल बदल विरोधी कानून है उसकी आवश्यकता ही क्यों है? तो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारतीय राजनीति में एक समय ऐसा आया जब खिचड़ी सरकार बनने लगी। खिचड़ी सरकार बनने का मतलब ये है कि किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में वहाँ गठबंधन की सरकार बन रही थी और गठबंधन की सरकार में लोगों की निष्ठा एक पार्टी के प्रति कभी बनती थी, कभी दूसरी पार्टी के प्रति बनती थी। तो ये आयाराम गयाराम की राजनीति शुरू हो गई और इस राजनीति को रोकना था, अर्थात राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना था। अगर लगातार पार्टियां बदलते रहें लोग, अर्थात एमपी और एमएलए राज्यों की बात करें और केंद्र की भी बात करें, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी और राजनीतिक स्थिरता नहीं होने का मतलब ये है कि नीतियों में एकरूपता नहीं होगी और जब नीतियों में एकरूपता नहीं होगी तो भारत का विकास भी, अर्थात आर्थिक विकास भी प्रभावित होगा, निवेश प्रभावित होगा, इत्यादि इत्यादि। तो इन सभी बातों को, राष्ट्र की प्रगति को देखते हुए यह कार्य किया गया। सरकार और प्रशासन में स्थिरता सुनिश्चित करना और साथ ही साथ लोकतंत्र की मजबूती को सुनिश्चित करने के लिए ये लाया गया था। बात ये भी हो रही थी कि धन शक्ति पर अंकुश लगाना। कई बार जो पार्टियां हैं वो अन्य दल के नेताओं को, जो चुनाव जीत करके आए थे, उनको खरीद लेती थी और सरकार बना लेती थी। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान सरकार होती थी वो सरकार गिर जाती थी और इससे राजनीतिक अस्थिरता होती थी। तो ऐसी स्थिति में जो राजनेता थे उन पर धन शक्ति के भ्रष्ट प्रभाव को रोकना था। राजनेताओं का मतदाताओं के प्रति जवाबदेहिता भी सुनिश्चित करना था। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष या किसी पार्टी विशेष से आप चुन करके गए हैं, स्वाभाविक सी बात है कि जहां से आप चुन करके गए हैं उस जनता ने आपको उस पार्टी के साथ जोड़ करके देखा है और आपको वोट दिया है। उसने ये माना है कि इस पार्टी का ये व्यक्ति है, अर्थात ये व्यक्ति अच्छा है, इसीलिए आपको वोट दिया है। और जैसे ही आपने चुनाव जीता, आपकी जवाबदेहिता बदल गई, आप दूसरे पार्टी में चले गए। तो यहाँ पर जो राजनेता का मतदाता के प्रति जो उत्तरदायित्व था या जवाबदेही थी, उसको सुनिश्चित करना ज़रूरी था, इसलिए ये लाया गया। इसके साथ साथ सामंजस्य भी सुनिश्चित करना था। सामंजस्य किसमें? तो जो राजनीतिक दलों के अंदर स्थिरता और सामंजस्य है, दो अगर अलग अलग राजनीतिक दलों की बात की जाए तो उनके मध्य सामंजस्य सुनिश्चित करना, पार्टी प्रणाली के विखंडन को रोकना। एक पार्टी टूट करके दूसरी पार्टी बन जा रही है, दूसरे में जाकर के मर्ज हो जा रही है, तो ऐसी स्थिति में इसको रोकना था, इसलिए ये ज़रूरी था। जिम्मेदारी और वफादारी दोनों की बात करें तो एक तो राष्ट्र के प्रति, यहाँ पर राष्ट्र के प्रति अगर हम छोड़ भी दें तो जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आए हैं उस क्षेत्र की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी और वफादारी निभाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए ज़रूरी था कि इस कार्य को किया जाए। संसद सदस्यों को राजनीतिक दलों के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कि अगर आप किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से जीत करके आए हैं, अर्थात उस राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में जनता का विश्वास है, आपकी कार्यप्रणाली पर जनता का विश्वास है, इसलिए जनता ने आपको चुना है। इन सभी बातों के साथ साथ बात ये होती है कि चुनाव सुधार पर एक दिनेश गोस्वामी समिति गठित की गई थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सुझाव दिया था? अयोग्यता के मामले में इस समिति ने ये कहा था कि सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना, अविश्वास प्रस्ताव के मतदान में या अविश्वास प्रस्ताव में मतदान से अनुपस्थित रहना, पार्टी विहिप के विपरीत मतदान करना, अर्थात अगर किसी विषय पर पार्टी ने यह कहा है कि इस विषय पर आपको मतदान करना है तो आपको मतदान करना चाहिए, आप उसके खिलाफ जाकर के मतदान कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अयोग्य घोषित आपको किया जा सकता है। अयोग्यता के लिए ये भी कहा गया कि जो चुनाव आयोग है उसकी सलाह पर जो निर्णय लेने का कार्य करें वो राष्ट्रपति करें और राज्यपाल करें, उनके द्वारा तय हो। इन बातों को समझने के बाद अब बात कर लेते हैं दल बदल विरोधी जो कानून है उसका प्रभाव क्या होगा। प्रभाव की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सकारात्मक प्रभाव की बात कर रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि स्थिरता और अनुशासन को बनाए रखने का ये काम करता है। जब बार बार पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं बदलेगी तो सरकार स्थिर होगी, और सरकार जब स्थिर होगी तो सरकार की नीतियों में भी स्थिरता होगी। इससे न केवल आर्थिक विकास होगा बल्कि सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होगा। तमाम इसके सकारात्मक प्रभाव देखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्थिरता और अनुशासन पार्टी के प्रति भी और राष्ट्र के प्रति भी सरकार में बार बार होने वाले जो बदलाव हैं उनसे रोकने का काम करता है। दल बदल से होने वाली जो अस्थिरता है उसको भी रोकने का कार्य करता है। साथ ही जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं पार्टी के एजेंडे का ये पालन करते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी ने जो अपना एजेंडा रखा है उस एजेंडे पर पार्टी कायम है और उस एजेंडे को लेकर के सभी जो सदस्य हैं वह बिल्कुल उसमें विश्वास करते हैं और उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पार्टी के एजेंडे के पालन की बात हो रही है। अनुशासन के लिए ये प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। तो सकारात्मक प्रभाव में ये बातें शामिल हैं। इसके साथ साथ जनादेश की रक्षा करने की बात करें तो जनादेश की रक्षा, जिस क्षेत्र से आपने चुनाव जीता है उस क्षेत्र की जनता ने जो आपके प्रति जनादेश दिया है या जो जनादेश है दिया है उस जनादेश की रक्षा भी इससे होती है। किसी पार्टी को अगर जनता ने वोट नहीं दिया, उसे सत्ता से बाहर कर दिया, तो ये जो जनादेश है उसका सम्मान हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये कहा जा रहा है प्रतिनिधि राजनीतिक दल की विचारधारा का पालन करते हैं। साथ ही साथ जो गठबंधन, अगर गठबंधन किया गया है तो उसके लिए एक सामान्य एजेंडा तय किया गया होगा और उस एजेंडे का पालन भी इसके माध्यम से हो रहा है। इसके साथ साथ जो एमपी और एमएलए की खरीद फरोख्त होती है उस खरीद फरोख्त की जो गतिविधियां हैं वो भी कम होती हैं। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ पार्टी परिवर्तन पर रोक का भी ये कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ पर बात होती है कि नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं। तो राजनीतिक लचीलेपन की चुनौतियां जो होती हैं उसमें ये व्यवधान उत्पन्न करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, उसकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा या पार्टी ने जो विहिप जारी किया है या जो एजेंडा लेकर के आई है, हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से वो उससे सहमत नहीं हो। अगर व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं है, देश हित में वो चाहता है कि उसकी पार्टी अगर देश हित में निर्णय जो ले रही है वो गलत है, उसके खिलाफ हो जाएगा। अगर उसके खिलाफ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। सदस्यता रद्द हो जाएगी तो यहाँ पर देश हित पर पार्टी हित प्रभावी हो जा रहा है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत विचार पर पार्टी का विचार भी प्रभावी हो रहा है, ये भी हमने देखा। जो संवैधानिक चुनौतियां हैं वो ये हैं कि जो व्यक्तिगत विचार पर पार्टी का विचार प्रभावित हो रहा है और इसके साथ साथ जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि किसी विषय पर आप खुलकर के अपने विचार नहीं रख पा रहे हैं। यहाँ पर असहमति के अधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है। आप अगर किसी विषय को लेकर के असहमत हैं तो आप असहमति नहीं व्यक्त कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी सदस्यता जाती रहेगी। सुशासन के लिए प्रोत्साहित करने की बात करें तो उसके लिए भी प्रोत्साहित करना, जैसे सुधार हेतु प्रगतिशील विचार इससे प्रभावित होता है, जिससे सुशासन के लिए जो प्रोत्साहित करने की बात है वो प्रभावित हो रही है। तो इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं क्या इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षा में या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ष 2022 में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ये आपके सामने है। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ये आप लोगों के लिए मैं किनारे हो गया इसलिए ताकि आप लोगों को पूरा दिखाई दे। बात आती है मुख्य परीक्षा की। क्या मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है? तो बिल्कुल प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 2022 में ही प्रश्न पूछा गया है, 200 शब्दों में पूछा गया है, 10 अंक का प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आप लिख करके देख सकते हैं कि आपने जो समझा है वो कहाँ तक आप सही समझ पा रहे हैं, कहाँ तक लिखने में सक्षम है। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।